हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीटर प्लस बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हम वेक्टर कैलकुलस कर रहे हैं और वेक्टर कैलकुलस में देखो कोई भी कंफ्यूज मत हो। ये यूनिट 1 हम ये जो पेपर 1 था कैलकुलस का, इसकी 4th यूनिट में भी वेक्टर कैलकुलस था और एक मल्टीवेरिएट कैलकुलस वाला जो पेपर है उसमें भी कैलकुलस का पोर्शन है। ठीक है, ये डेफिनेशन ऑफ वेक्टर फील्ड डाइवर्जेंस एंड कर्ल ये पार्ट है वेक्टर कैलकुलस का और ये यूनिट 4 है वेक्टर कैलकुलस की मल्टीवेरिएट कैलकुलस वाले पेपर में। तो इसलिए हम ये साथ साथ ही वेक्टर कैलकुलस को खत्म कर रहे हैं जहां जहां भी था। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ये यूनिट 4 मल्टीवेरिएट कैलकुलस वाली इस अपने कैलकुलस के साथ साथ खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर हम कैलकुलस खत्म करके फिर अलजेब्रा शुरू करेंगे। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, फंक्शन, बेसिक नंबर थ्योरी, रो इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन। ओके, आज का अपना टॉपिक रहेगा लाइन इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल्स, मास एंड वर्क। ये पूरा टॉपिक हम इस क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लाइन इंटीग्रल, एन ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रल क्या है? एन ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन, वी इंटीग्रेट, मतलब जो हम ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन करते हैं ना, वी इंटीग्रेट अ फंक्शन ओवर एन इंटरवल। उसमें हम अपने फंक्शन को एक इंटरवल में इंटीग्रेट करते हैं। जैसे ये टू बी इंटरवल है तो उसमें हम अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, लेकिन इन लाइन इंटीग्रल इंस्टेड ऑफ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जैसे ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन में तो हम स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो इंटरवल बनता है उस पे हम इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन लाइन इंटीग्रल में ऐसा नहीं होता। लाइन इंटीग्रल इंस्टेड ऑफ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट इंटरवल ऑन द एक्स एक्सिस वी मूव अलोंग अ कर्व पाथ। ठीक है, हम लाइन इंटीग्रल निकालते वक्त कर्व पाथ के अलोंग इस इंटीग्रल को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसका एक प्रोसेस होता है, वो आप सीख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो टाइप्स ऑफ लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल के दो टाइप होते हैं, एक तो स्केलर लाइन इंटीग्रल, एक वेक्टर लाइन इंटीग्रल। तो पहले हम स्केलर लाइन इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन, जैसे ये कोई कर्व है, कर्व सी, सो इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी, और मुझे स्केलर फंक्शन गिवन है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एंड दिस इज ds। और ds क्या होगा वो आगे दोनों बताए हुए हैं। देखो एफ एक्स वाई जेड तो है स्केलर फंक्शन और ds है स्मॉल आर्क लेंथ एलिमेंट, मतलब ये जो आर्क है इसका छोटा सा पार्ट मैं उठा लूंगा, बिल्कुल छोटा सा पार्ट, वो होगा ds। s है आर्क लेंथ, पूरी आर्क लेंथ, और ds है उस पूरी आर्क लेंथ का छोटा सा टुकड़ा, तो स्मॉल आर्क लेंथ एलिमेंट, दिस इज ds एंड एफ एक्स वाई जेड इज स्केलर फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या बना स्केलर लाइन इंटीग्रल का, कि जो फंक्शन है इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी एफ एक्स वाई कोमा जेड एंड ds के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इस स्केलर लाइन इंटीग्रल की एप्लीकेशन है क्या निकालना, मास ऑफ वायर निकालना। जैसे देखो अपने सिलेबस में भी गिवन है, क्या क्या एप्लीकेशन है, कहां है, लेट मी शो यू। एक तो मास निकालना है इसकी एप्लीकेशन में और एक वर्क निकालना है, वर्क डन। तो ये जो मास है ना, ये इसी स्केलर लाइन इंटीग्रल की एप्लीकेशन है, और वर्क डन निकालना है वेक्टर लाइन इंटीग्रल की एप्लीकेशन। ठीक है, सो अब हम मास ऑफ वायर निकालना सीख रहे हैं, और मास ऑफ वायर भी दो तरह से निकलता है। एक तो कंडीशन होती है जब डेंसिटी पूरी वायर की कांस्टेंट हो, मतलब हर पॉइंट पर डेंसिटी सेम हो, तो ये पहली एप्लीकेशन है स्केलर लाइन इंटीग्रल की, मास ऑफ वायर व्हेन डेंसिटी इज कांस्टेंट। सो मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी गुणा में लेंथ, याद रखना है। मास का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी गुणा में लेंथ। अब डेंसिटी इसने कांस्टेंट दी हुई है तो मैंने डेंसिटी को मान लिया कांस्टेंट k के बराबर, और ds आपको पता ही है कि पूरी आर्क लेंथ का छोटा सा टुकड़ा स्मॉल लेंथ इज ds। ठीक है, डेंसिटी हो गई k कांस्टेंट एंड ds इज स्मॉल लेंथ। सो मास किसके बराबर होगा, डेंसिटी इंटू लेंथ के, डेंसिटी है k और स्मॉल लेंथ हमने लिया ds, सो k इंटू ds होगा। तो उसको पूरी कर्व पे निकालना तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ओवर कर्व c k इंटू ds, मास आ जाएगा। ठीक है, और अगर यही k1 के इक्वल हो तो मास किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ओवर कर्व c ds के इक्वल। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इस पे देखो एक एग्जांपल देखो और भी क्लैरिटी आ जाएगी। अ वायर
वेट फॉर अ वायर, यस। अब देखो, a wire is along the line segment joining 0 0 and 3,4, density rho 2 kg, 2 kg per meter given है, find mass। अच्छा एक बात बताओ, डेंसिटी हमें दे दी गई है 2, ठीक है, और वायर दे दी गई है, कहां से कहां तक है ये वायर, 0,0 से 3,4 तक। हमें क्या चाहिए होती है मास निकालने के लिए, डेंसिटी गुणा में लेंथ। डेंसिटी हमारे पास है और कोऑर्डिनेट्स दे दिए, यहां से यहां तक की मैं लेंथ निकाल सकता हूं, तो मैंने लेंथ निकाल ली √3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 लेंथ आ गई। मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी गुणा में लेंथ, सो डेंसिटी 2 इंटू में लेंथ 5 आ गई, तो 10 kg आ गया मास। ऐसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या आ गया, 10 kg मास आ गया। तो ये तो था नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो था कांस्टेंट वाला क्वेश्चन। तो कांस्टेंट वाले के लिए तो आपको इंटीग्रेट करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लग जाएगा जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। अच्छा, जब डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, मास ऑफ वायर विद वेरिएबल डेंसिटी, मतलब उसके वायर के स्टार्टिंग में कुछ डेंसिटी है, बीच में कुछ डेंसिटी है, लास्ट में कुछ डेंसिटी है, तो उसका मास हम कैसे निकालेंगे जिसमें वेरिएबल डेंसिटी हो। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल लेंथ ऑफ वायर को ds मान लेते हैं, ये बात हमें पता है। डेंसिटी एट दैट पॉइंट, और जिस पॉइंट पे हमने वो आर्क लेंथ ली है छोटी सी, उस पॉइंट पे डेंसिटी हमने ले ली रो x, y, रो x, y, उस पॉइंट पर डेंसिटी ले ली। अच्छा, तो उस पॉइंट पर जहां पर से हमने ये आर्क लेंथ ली है, उसका वहां का स्मॉल मास कितना हो जाएगा उस छोटे से पार्ट का। तो मास का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू डेंसिटी। लेंथ किसके बराबर है, ds के, डेंसिटी है रो के बराबर, तो स्मॉल मास हो जाएगा रो इंटू ds। अब पूरी वायर का मास निकल आएगा, अगर पूरी कर्व पे अगर इसको इंटीग्रेट कर दें रो इंटू ds को, ये स्मॉल मास निकल गया, छोटे से पार्ट का मास। और पूरी कर्व का निकालना है तो उसको इंटीग्रेट कर दो ओवर कर्व सी, रो ds। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से हम मास निकाल सकते हैं वेरिएबल डेंसिटी का। तो ये फॉर्मूला आ गया। अभी इसी का एग्जांपल देखो क्या है, अ वायर इज फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। ये लेंथ आ गई 2 यूनिट है ना, 0 से लेकर 2 तक है, तो 2 यूनिट लेंथ आ गई इसकी। डेंसिटी दे रखी है रो इज इक्वल टू x के इक्वल, फाइंड मास, मास निकालना है। अब एक बात बताओ मेरे को, जो डेंसिटी है, सिंस वायर लाइज ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर है ये वायर, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक, तो जो ds है, जो ds है स्मॉल लेंथ ऑफ वायर, जो हम ds लेते थे, तो वो ds dx के इक्वल हो जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि वो जो छोटी सी लेंथ होगी वो x एक्सिस पे ही तो कुछ पार्ट होगा। जो हम छोटी सी लेंथ लेंगे तो वो x एक्सिस का ही तो पार्ट होगा, वो छोटा सा, है ना। तो हम ds लेने की बजाय dx ले लेते हैं इसको। इतनी बात समझ में आ गई। तो मास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 2, इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ इंटू डेंसिटी, लेंथ हो गई dx और डेंसिटी हो गई रो बराबर में x था तो x रख लिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, 2 आंसर आ गया। इस तरह से निकलवा सकता है मास ऑफ वायर विद वेरिएबल डेंसिटी। और कांस्टेंट डेंसिटी पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, अगर कांस्टेंट डेंसिटी गिवन है तो, और मास निकालना है तो। अगर वेरिएबल डेंसिटी है तो इंटीग्रेशन का यूज करना है। आ गई बात समझ में। और फॉर्मूले मैंने दोनों के बता दिए हैं, आई होप आप कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाइए टाइप 2, वो तो था स्केलर लाइन इंटीग्रल, अब है वेक्टर लाइन इंटीग्रल। सो आ जाइए वेक्टर लाइन इंटीग्रल पे। ये है टाइप 2 वेक्टर लाइन इंटीग्रल। जैसे ये मेरी कोई कर्व है, कर्व सी, मैंने इसको नाम दे दिया। सपोज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व सी इन अ वेक्टर फील्ड। सपोज अ पार्टिकल, कोई पार्टिकल है इस कर्व के अलोंग चल रहा है, मूव्स अलोंग अ कर्व सी इन अ वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड के अंदर। और वेक्टर फील्ड क्या गिवन है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू F1 i कैप, F2 j कैप, F3 k कैप। आ गई बात समझ में। देन द वेक्टर लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये बनेगा वेक्टर लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अच्छा, अब ये dr वेक्टर कैसे निकलेगा, dr वेक्टर इज इक्वल टू dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। ये हो गया dr वेक्टर का फॉर्मूला। फिर f वेक्टर डॉट dr वेक्टर कैसे निकालेंगे, f वेक्टर था ये, dr वेक्टर है ये, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो डॉट प्रोडक्ट होएगा तो f1 इंटू dx प्लस में डॉट प्रोडक्ट स्केलर आएगा, i कैप j कैप k कैप हट जाते हैं क्योंकि दो वेक्टर का डॉट स्केलर होता है। f2 dy, f3 dz,
ये आ गया एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो इसको इंटीग्रेट कर दो ओवर कर्व सी, तो इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा इधर ओवर कर्व सी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला निकल के आ गया, वेक्टर लाइन इंटीग्रल इस तरह से निकलेगा। इज इट क्लियर? अब एक नोट है, नोट देखो, द वेक्टर लाइन इंटीग्रल मेजर्स द टोटल वर्क डन बाय फोर्स अलोंग द पाथ। जो वेक्टर लाइन इंटीग्रल है वो किस चीज को नापता है? द वेक्टर लाइन इंटीग्रल मेजर्स द टोटल वर्क डन। वर्क डन यही तो होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वेक्टर लाइन इंटीग्रल मेजर्स द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग द पाथ। मतलब जो फोर्स है उसके कारण टोटल कितना वर्क डन हुआ किसी वेक्टर लाइन। द वेक्टर लाइन इंटीग्रल, दोबारा समझो, द वेक्टर लाइन इंटीग्रल, जो वेक्टर लाइन इंटीग्रल होता है वो क्या मीजर करता है? वो टोटल वर्क डन मीजर करता है जो उस फोर्स ने किया, जो इस एफ वेक्टर ने किया, जो इस एफ वेक्टर ने टोटल वर्क डन किया उसको ये वेक्टर लाइन इंटीग्रल मीजर करता है। मतलब कुल मिला के वर्क डन निकल जाता है। ठीक है, सो इसकी एप्लीकेशन क्या है? वेक्टर लाइन इंटीग्रल की वर्क डन को निकाल देता है। एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर करो और उसको इंटीग्रेट कर दो ओवर कर्व सी, पूरी कर्व पे जो वर्क डन हुआ वो निकल जाता है। ठीक है, तो देखो थोड़ी साउंड्स हो रही है तो थोड़ा एडजस्ट करना प्लीज। वैसे मैंने खूब लेट बनाई है ये वीडियो, फिर भी दिन में तो और ज्यादा साउंड्स थी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज। ठीक है, हाँ, तो वेक्टर लाइन इंटीग्रल आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा है। हमने मान लिया कि कोई पार्टिकल है जो कर्व के अलोंग मूव कर रहा है वेक्टर फील्ड के साथ। ठीक है, सपोज द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व सी इन अ वेक्टर फील्ड के अंदर बोल लो, इन अ वेक्टर फील्ड, मतलब वेक्टर फील्ड के अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है कर्व सी के अलोंग, और वो वेक्टर फील्ड गिवन है एफ वेक्टर इज इक्वल टू f1 i कैप, f2 j कैप, f3 k कैप। तो वेक्टर लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होगा? एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी। ठीक है, डी आर वेक्टर क्या होता है? डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर क्या होगा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो फिर एफ वेक्टर डॉट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, मतलब स्मॉल वर्क डन ये आ गया है, और पूरी कर्व पे और कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर टोटल वर्क डन हो जाएगा। तो ये इसका भी कर दो इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी, f1 dx, f2 dy, f3 dz। अच्छा, अब नोट ये भी बता दिया था कि वेक्टर लाइन इंटीग्रल किस चीज को मेजर करता है? टोटल वर्क डन को मेजर करता है बाय द फोर्स अलोंग द पाथ। जो उस फोर्स ने किया उस पाथ के अलोंग, उस टोटल वर्क डन को मेजर करता है वेक्टर लाइन इंटीग्रल। तो इसकी एप्लीकेशन यही है कि वर्क डन को निकाल देता है इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और आप पढ़ते भी हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने छोटा सा थोड़े से पार्ट पे वर्क डन निकाल लिया और पूरी कर्व पे इंटीग्रेट कर दिया, ये वर्क डन आ गया। अब इस पे क्वेश्चन देखो, ये ज्यादा पूछता है वेक्टर लाइन इंटीग्रल वाला। देखो, अगर ये कर्व क्लोज्ड कर्व हो तो हम अपना एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर को जब इंटीग्रेट करेंगे और कर्व सी, तो इस कर्व पे जो ये इंटीग्रेशन किया इस पे ऐसे सर्कल सा बना देते हैं छोटा सा। ये क्या डिनोट करता है? कि और क्लोज्ड कर्व है ये चीज। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कितने आसान आसान क्वेश्चन है, फटाफट कर लेंगे हम। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये वैल्यू हमें निकालनी है। वेयर एफ वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। कर्व क्या गिवन है? y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो आप देख रहे हो ये पैराबोला टाइप की इक्वेशन नहीं है, और ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 0 2 1 2, मतलब 0 0 से लेकर 1 2 तक है, एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये पैराबोला में गिवन है। ये बताया था जिसका स्क्वायर होता है उस पे पैराबोला टिकता है, और जो ये होता है सिंगल पावर में, अगर वो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव की तरफ पैराबोला जाएगा, नेगेटिव हो तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, सो और 0 से 1 2 तक है, तो इतना ही पैराबोला लेना हमें, उधर का नहीं लेना। इज इट क्लियर? अब क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अलोंग द कर्व सी, मतलब वर्क डन निकालना है इस पूरी कर्व पे जो वर्क डन हुआ है, किसके द्वारा? इस फील्ड फोर्स के द्वारा, फोर्स वेक्टर फील्ड के द्वारा। एंड द कर्व y, ये कर्व गिवन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 0 2 1 2। इतनी बात समझ में आ गई। सो हमें एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर निकालना है। f1 क्या है? 3xy, f1 dx, dr वेक्टर dxi कैप, dy j कैप, और f वेक्टर आपको पता है f1 i कैप, f2 j कैप। तो ये हो जाएगा f1 dx प्लस इंटीग्रेशन f2 dy। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बाकी अकेले से भी काम चल जाता। ठीक है, सो f1 dx, f1 की वैल्यू पुट करो 3xy, dx को एज इट इज रखो, f2 की वैल्यू पुट करो -y स्क्वायर, और dy को एज इट इज रखो। अब ये dx में है, ये dy में है,
तो पूरे इंटीग्रेशन को आपको dx में लेके आना पड़ेगा या dy में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम x में बदल लेंगे क्योंकि x से हम यूज टू होते हैं ज्यादातर, है ना। तो इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू x कहां से कहां तक है, 0 to 1 तक है ना। सो 0 to 1 3x को एज इट इज रखो, y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर पुट कर दी। अच्छा dx था तो कोई दिक्कत नहीं है, dx प्लस माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा y की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर, तो माइनस को एज इट इज रखो, y की वैल्यू पुट कर दो, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4x की पावर 4 और dy की वैल्यू पुट कर दो, इसका डेरिवेटिव जब करोगे तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, 4x dx। इज इट क्लियर। देखो ये निकाल के भी दिखाया हुआ, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4x, ठीक है। x को उधर ले जाओ तो dy की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू dx। इज इट क्लियर। सो 4x इंटू dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, सारा x में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेट कर दो, लिमिट पुट कर दो, -7/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन मींस दैट ऑन द होल पाथ, ये जो नेगेटिव साइन आया है ना, ये क्या दिखाता है, नेगेटिव साइन मींस दैट ऑन द होल पाथ द फोर्स टेंड्स टू एक्ट टू ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन चल रहा था फोर्स उसके उल्टी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, ये नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है। देखो कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। मेरे को एफ वेक्टर गिवन था, मेरे को एफ डॉट डी आर निकालना था, डी आर होता है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, तो F1 dx F2 dy इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी ये मुझे निकालना था, इसको चाहे लगाओ भी मत, हटा दो इसको, ठीक है। एक ही इंटीग्रेशन को कॉमन इंटीग्रेशन रहने दो क्योंकि अलग अलग हम कर ही नहीं रहे। जब F1 की वैल्यू पुट कर दी, dx को एज इट इज रखा, प्लस F2 की वैल्यू कर दी, dy को एज इट इज रखा, फिर पूरे को dx में कन्वर्ट कर दिया। आप y में भी कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है, बट हमने x में कन्वर्ट कर दिया, इजी रहता है उस पे करना। तो पूरे इंटीग्रेशन को dx या dy में बदल दो, बदल दिया, इंटीग्रेट कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई, बस खत्म। ये बता दिया कि नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, बाकी कोई जरूरत भी नहीं थी इसकी, बस इतना ही पूछता आंसर क्या आएगा। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, अब इसमें कितने तरह से क्वेश्चन पूछता है वे सब मैं आपको टाइप करवा दूंगा, फिर आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो देखना अच्छे से समझ आ जाएगा। बस जितने क्वेश्चन मैंने करवाए इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर वेयर एफ वेक्टर इज इक्वल टू दिस। देखो मेरे पास, मैं आपको दिखा भी देता हूं, चाहे ये सारे वेक्टर कैलकुलस के नोट्स बने हुए थे पहले से ही, बट मैंने इन नोट्स को दोबारा से बनाया है क्योंकि ताकि इजी हो जाए आपके लिए। ये देखो ये सब क्वेश्चंस, ये सब नोट्स पहले से ही पुराने नोट्स बने हुए हैं, बट एक सिस्टमेटिक वे में सबको लगाया ताकि आपको करने में इजी हो। तभी आज क्लास लेट हुई है क्योंकि मैं ये नोट्स बनाने में लगा हुआ था, ठीक है। वे क्वेश्चन सिलेक्ट किए जिनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, ठीक है। फिर आप देखना, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, जब आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, एफ वेक्टर मुझे गिवन है एंड सी इज द कर्व बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स की स्ट्रेट लाइन बनती है, इसका आपको पता होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये पैराबोला बनता है। जब y इज इक्वल टू एक्स का और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे इनके, तो यहाँ पे आएगा 0 0 और यहाँ पे आएगा 1,1, ठीक है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम जैसे यहां से कैलकुलेट करते हैं लाइन इंटीग्रल, तो जो नीचे वाली कर्व होती है ना उससे हम चलते हैं, ऊपर वाली से नहीं चलेंगे, नीचे वाली से चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो हम नीचे से चले और इस कर्व को मान लिया कर्व C1 और फिर ऐसे ऊपर जाके और फिर इस कर्व से घूम गए y इज इक्वल टू एक्स से, तो इस कर्व को मान लिया C2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सो इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो पहला काम हमने क्या किया, इस कर्व C1 के अलोंग हम चले, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या किया, कर्व C2 के अलोंग चले हैं, ठीक है। सो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, एफ वेक्टर F1 dx प्लस F2 dy इंटीग्रेशन ओवर कर्व C। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले तो हम वर्क डन निकालेंगे, जो इस कर्व के अलोंग किया हमने उसको मान लिया C1 कर्व के अलोंग जो वर्क डन है, फिर C2 कर्व के अलोंग जो वर्क डन किया उसको अलग से निकालेंगे, ठीक है। तो पहले ये समझ के निकालो कि सिर्फ कर्व C1 है और पॉइंट हमारा 0 0 से लेकर 1 1 तक, निकाल लेंगे वर्क डन। फिर निकालेंगे 1 1 से लेकर 0 0 तक जो काम किया, ओके। चले, आर वेक्टर जब कुछ नहीं गिवन होता तो आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप, ठीक है, और डी आर वेक्टर हो जाता है फिर डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। इज इट क्लियर। तो इसलिए हमने वो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर
तो इनकी डॉट करेंगे एफ वेक्टर की और डी आर वेक्टर की, सो F1 dx प्लस F2 dy आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो अब देखो क्या करते हैं हम आगे। पहले कर्व C1 के अलोंग निकाल रहे हैं वर्क डन, ये लिखा अलोंग कर्व C1, कर्व क्या है y बराबर में x स्क्वायर, तो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x dx, है ना। जब dy बाई dx निकालेंगे तो 2x आएगा, तो नीचे का dx उधर चला जाएगा, सो dy की वैल्यू आ गई 2x dx। अब इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dr वेक्टर अलोंग कर्व C1 हमें निकालना है, सो F1 dx प्लस F2 dy अलोंग कर्व C1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F1 की वैल्यू रखो जो हमें गिवन थी, F1 की वैल्यू देखो ये गिवन थी 3xy, तो यहाँ पर ये 3xy पुट कर दिया और dx एज इट इज, प्लस F2 की वैल्यू रखो, F2 की वैल्यू क्या थी माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर रख दिया और dy। अब हमारी कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी हेल्प से इस सारे को x में कन्वर्ट कर दो या y में कन्वर्ट कर दो, मैं x में कन्वर्ट कर देता हूँ, 3x एज इट इज रखा, y की वैल्यू x स्क्वायर पुट करी, dx एज इट इज, माइनस y की वैल्यू x स्क्वायर पुट करी तो स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी, माइनस साइन एज इट इज, और ये dy की वैल्यू हो जाएगी 2x dx पुट कर दो, सारा x में कन्वर्ट हो गया। और लिमिट क्या लेंगे, लिमिट अब हम अलोंग x एक्सिस चल रहे हैं ना, तो लिमिट यही लेंगे 0 0, x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है, तो 0 to 1 लेंगे, सो लिमिट हो गई 0 to 1, इंटीग्रेट कर दो और आंसर आ जाएगा अलोंग कर्व C1। अब आ जाएगी अलोंग कर्व C2, C2 कर्व जो थी हमारी y बराबर में x थी, ये यहां से गए और फिर इधर की तरफ आए, सो 0 0 to 1 1 नहीं लेना, पॉइंट लेना 1 1 to 0 0, क्योंकि हम ऊपर जाके तब इधर की तरफ आ रहे हैं। इज इट क्लियर? सो y बराबर में x मेरी इक्वेशन है, dy बराबर में dx हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर कर्व C2 f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, सो इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dr वेक्टर क्या होगा F1 dx प्लस F2 dy अलोंग कर्व C2, ठीक है, अलोंग कर्व C2 F1 की वैल्यू कितनी थी 3xy और dx एज इट इज, F2 की वैल्यू कितनी थी माइनस वाई स्क्वायर dy एज इट इज। अब इस y को हटाओ और सारे को x में लेके आओ और ये हो जाएगा 1 1 2 0 0 था ना, सो 1 2 0 हो जाएगी, लिमिट आ गई होगी, ये बात समझ में। सो 3x एज इट इज, y की जगह x रखा तो 3x स्क्वायर dx, और ये y इज इक्वल टू x है तो y की जगह x रख दिया माइनस एक्स स्क्वायर dx, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 1 2 0, ठीक है, सो ये हो जाएगा 2x क्यूब बाई 3 1 2 0, इंटीग्रेट करोगे तो माइनस 2 बाई 3 आंसर। अब अलोंग कर्व C1 वर्क डन जो आया और अलोंग कर्व C2 जो आंसर आया उनको ऐड कर दो, जोड़ोगे तो माइनस 1 बाई 4 आंसर आ जाएगा। इस तरह से करना है ये, ठीक है। अब आगे आ जाइए, द टोटल वर्क डन बाय फोर्स, द टोटल वर्क डन बाय फोर्स दिखा देता हूं कितना है, 2 पेज है अभी तो, वही क्लास हो चुकी है 22 मिनट की, देखते हैं फटाफट। देखो, द टोटल वर्क डन बाय अ फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6y I कैप माइनस 14yz j कैप प्लस 20xz स्क्वायर k कैप, ये मुझे F वेक्टर गिवन है। इन मूविंग अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 0 0 0 एंड 1 2 3, ठीक है, मुझे टोटल वर्क डन निकालना है इस फोर्स वेक्टर के द्वारा जो इस फोर्स वेक्टर ने किया। इन मूविंग अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इसने स्ट्रेट लाइन में, इस F वेक्टर ने स्ट्रेट लाइन में इस पार्टिकल को चलाया है, जॉइनिंग द पॉइंट 0 0 0 टू 1 2 3। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो मैं अपना काम कर पाऊंगा, तो इसलिए पहले इस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी देखो इक्वेशन गिवन ही नहीं है, जैसे वहां पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन होती थी, x बराबर y गिवन थी, तो ऐसे ही यहाँ पे देखो कोई लाइन गिवन ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। और लाइन की इक्वेशन आपने निकालनी 12th क्लास में सीखी हुई है, टू फाइंड द कर्व दैट इज लाइन इक्वेशन इन 3D, लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, और इसको हम t मान लेते हैं पैरामीटर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, x1 की वैल्यू 0, x1 y1 z1, तो x माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, y माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, z माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 इज इक्वल टू t। सो x की वैल्यू हो जाएगी 1t, y की वैल्यू हो जाएगी 2t और z की वैल्यू हो जाएगी 3t, ठीक है। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, जो हम लिमिट लेंगे ना,
या तो वो टी की वैल्यू देगा कि टी की वैल्यू इतने से इतने के बीच में है, और नहीं तो हमेशा ही हम टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेंगे। बस ये नोट है, ये याद रखना इसमें, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब x की वैल्यू t हो गई, y की वैल्यू 2t हो गई और z की वैल्यू 3t। सो dx की वैल्यू हो जाएगी dt, dy की वैल्यू हो जाएगी 2dt और dz की वैल्यू हो जाएगी 3dt। अब बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो मेरे पास dx की, dy की, dz की वैल्यू आ गई, x y z की वैल्यू आ गई। अब निकालना हमें वर्क डन। देखो वो कैसे निकलेगा। सो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, f वेक्टर डॉट dr वेक्टर होता है। क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला? f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। सो इंटीग्रेशन ओवर कर्व c, f वेक्टर f1 और dr वेक्टर होता है dx i कैप dy j कैप dz k कैप। सो ये हो जाएगा f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। वैल्यू पुट कर दो f1 की, इनटू में dx की वैल्यू जो थी dx बराबर में dt आया था, है ना। ये देखो dx बराबर में dt आया था, dy बराबर 2 dt, dz बराबर 3 dt। तो इनकी वैल्यू पुट हो जाएगी। f2 की जो वैल्यू थी वो f2 की वैल्यू पुट कर दो। f2 की वैल्यू उसी टी की टर्म्स में पुट करनी है। देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ रखी है हमारे पास, एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, जेड की वैल्यू ये, ठीक है। सो ये जो एफ की वैल्यू एक्स वाई में नहीं पुट करनी, इनको चेंज करना है टी में, और फिर ये निकलेंगी। ठीक है, मैं एक करके दिखा देता हूं, आप समझ जाओगे। जैसे जैसे F1 मेरा क्या था? F1 था मेरा 3x स्क्वायर प्लस 6y। तो x की वैल्यू मेरी t के बराबर है, तो 3t स्क्वायर, और y की वैल्यू मेरी 2t के बराबर, तो ये 12t हो जाएगा, 12t। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 6.2t, और dx बराबर में dt था तो वो पुट कर दिया। ऐसे ही F2 dy की वैल्यू पुट करनी है, F3 और dz की वैल्यू पुट करनी है। पूरा dt में कन्वर्ट हो गया, और 0 to 1 इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो पैरामीट्रिक में इस तरह से हो रहे हैं क्वेश्चन, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल बाय अ फोर्स एफ वेक्टर। एफ वेक्टर मुझे दे दिया अलोंग द स्ट्रेट लाइन 0 0 0 to 2 1 3। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वर्क डन होगा इंटीग्रेशन और कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, F1 dx F2 dy F3 dz। ये इक्वेशन हो जाएगी। ये एक्स वाई जेड आ गए, ये dx dy z इनका डेरिवेटिव करके आ जाएंगे dz। t 0 से 1 के बीच में लेना जब तक वो ना दे, और वर्क डन निकाल देना एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर करके। पूरे को टी में कन्वर्ट करना है। फिर पहले देखो, मैंने एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, F1 की वैल्यू पुट करी 3x स्क्वायर dx, F2 की वैल्यू पुट करी ये वैल्यू पुट कर दी dy एज इट इज, F3 की वैल्यू पुट करी z, ये z पुट कर दिया dz एज इट इज। अब x की वैल्यू पुट करो 2t, तो 2t का स्क्वायर हो जाएगा 4t स्क्वायर। dx की वैल्यू पुट करो 2dt। ऐसे ही इनको t में कन्वर्ट कर दो, फिर इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा 16। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब एक नोट है, अभी हमने क्या पढ़ा कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा? एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अच्छा, अब पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर मेरे को आर टी वेक्टर मतलब पाथ गिवन है, अगर मेरे को आर टी वेक्टर जो गिवन है, जैसे वहां कर्व गिवन होती थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर में y, तो वो पाथ हम लेते थे। लेकिन यहां पर वेक्टर फॉर्म में मुझे पाथ गिवन है आर टी वेक्टर की फॉर्म में, इज अ फंक्शन ऑफ टी। तो वर्क डन कैसे निकलेगा? ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब ये टी में है सब कुछ, तो डी टी से डिवाइड कर देंगे और डी टी से मल्टीप्लाई, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे डी टी चाहिए पीछे। सो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ए टू बी, इतना तो आपको पता ही था। तो डी टी से गुणा भाग कर दो, तो मतलब जो ये आर टी वेक्टर गिवन होगा ना, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इस आर टी वेक्टर का, और एफ वेक्टर तो आपके पास होगा ही, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना, फिर विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो वर्क डन ऐसे आएगा पैरामीट्रिक फॉर्म में। इसके 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। ठीक, देखो जितने भी टाइप थे ना ये एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर वाले, ये सभी एक एक एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया है। अगर जितना मैंने ये करवाया इतने ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। देखो कोई ऊट पटांग ऐसे तो कहीं से भी पूछ ले तो अलग बात है, लेकिन डीएसएसबी के मतलब से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो फिर तो और भी कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। अब देखो ये करवा देता हूं मैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं। फाइंड द वर्क डन बाय दिस एफ वेक्टर ओवर द कर्व आर टी वेक्टर, टी आई कैप टी स्क्वायर जे कैप टी 3 के कैप, वेयर टी इज बिटवीन 0 to 1। देखो दिया है 0 to 1, फ्रॉम 0 0 0 to 1 1 1। अब देखो वैसे तो इसने ये दे दिया 0 0 0 to 1 1 1 1। अब
हम ये लाइन की इक्वेशन निकालेंगे नहीं, क्योंकि इसने पाथ आरटी वेक्टर पहले से गिवन है, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें इसका वो निकालने में, लाइन की इक्वेशन निकालने में, जब हमें पाथ ऑलरेडी गिवन है। देखो यहां पहुंचना है तो या 0 0 0 से 1 1 1 इस पाथ से जाएं, और आरटी वेक्टर भी इसने पाथ गिवन है, वो ये वाला पाथ है। ठीक है, तो मुझे इस पाथ के अलोंग वर्क डन निकालना है, आरटी वेक्टर के अलोंग। तो ऐसे पॉइंट गिवन हो तो आप इन पॉइंट से लाइन की इक्वेशन मत निकालने लग जाना, क्योंकि इसने पाथ गिवन है आरटी वेक्टर। इज इट क्लियर? सो आरटी वेक्टर पाथ है पार्टिकल का 0 0 0 से 1 1 1 तक। यहां लाइन की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आरटी वेक्टर मुझे क्या गिवन है, टी आई कैप टी स्क्वायर जे कैप टी क्यूब के कैप लिख लिया। तो ये जो चीज है ये एक्स की वैल्यू है, ये जो चीज है ये वाई की वैल्यू है, और ये जो चीज है वो जेड की वैल्यू है। एक्स इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू टी क्यूब। डी एक्स की वैल्यू, डी वाई की वैल्यू, डी जेड की वैल्यू, इनका डेरिवेटिव करके निकाल लेंगे। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, मुझे एफ वेक्टर जो गिवन था ये, इसको अब टी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ चुकी है। सो वाई की वैल्यू क्या थी, टी स्क्वायर पुट किया, एक्स स्क्वायर की, एक्स की वैल्यू थी टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा आई कैप। ऐसे इनकी वैल्यू पुट कर दो, फिर ये एफ वेक्टर निकल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, डी, ये आर टी वेक्टर था, तो डी आर अपॉन में डी टी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि यही तो वर्क डन था, एफ वेक्टर डॉट डी आर अपॉन डी टी वेक्टर। ठीक, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके फिर इंटीग्रेट करना था ए टू बी टी के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए हमको डी आर अपॉन डी टी निकाल लिया। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या, टी का डेरिवेटिव 1 आई कैप, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t जे कैप, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर के कैप। ठीक है, फिर एफ वेक्टर डॉट डी आर अपॉन डी टी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, 0 to 1 इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 to 1, और इंटीग्रेट कर दो, बस कुछ नहीं। देखो t की पावर 4, 2t की पावर 4 हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t की पावर 5 अपॉन 5, 2t की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो 2t की पावर 5 होगा, और बीच में माइनस माइनस, तो इंटीग्रेट करने पर 2t की पावर 6 अपॉन 6 आ जाएगा। ऐसे इसका इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट पुट कर दो, आंसर निकाल दो। तो जब इस तरह से पाथ गिवन हो वेक्टर की टर्म्स में, आरटी वेक्टर इस तरह से, तो हम लाइन की इक्वेशन नहीं निकालेंगे, ऐसे 2 पॉइंट गिवन होंगे तो। आ गई बात समझ में? और 0 to 1 लेना, टी स्पेशली दिया हुआ है 0 to 1। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन बचता है इसका, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा विद एप्लीकेशंस। देखो क्वेश्चन क्या है, द फ्लूइड्स वेलोसिटी फील्ड इज, ये फ्लूइड की वेलोसिटी फील्ड है। फाइंड द फ्लो अलोंग द हेलिक्स, फ्लो निकालना है, जहां पे आरटी वेक्टर गिवन है cos t i कैप, sin t j कैप, t k कैप। और ये जो फ्लो है ना, फ्लो निकालने का फॉर्मूला यही है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इंटू डी टी। ठीक है, और t की वैल्यू 0 to पाई गिवन है, या तो ये दिया मिलेगा, नहीं तो 0 to 1 लेना है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो बताया था जो आरटी वेक्टर होती है, ये होती है आई कैप के साथ x की वैल्यू, जे कैप के साथ y की वैल्यू, और k कैप के साथ z की वैल्यू, x y z ले लिए। ठीक है, अच्छा एफ वेक्टर क्या गिवन है मुझे, एक्स आई कैप, जेड जे कैप, वाई के कैप, तो एक्स की वैल्यू पुट करो कोस टी आई कैप। अच्छा जेड की वैल्यू क्या है, टी, तो टी जे कैप, और वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू साइन टी के कैप। ये आ गया एफ वेक्टर, और डी आर अपॉन में डी टी, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इसका विद रिस्पेक्ट टू टी, कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आई कैप, साइन टी का कोस टी जे कैप, और टी का 1 के कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, और विद रिस्पेक्ट टू डी टी 0 to पाई बाई 2 इंटीग्रेट कर दो। तो इसको ले लिया I1, इसको ले लिया I2, इसको ले लिया I3। पहले I1 निकालेंगे हम। I1 कैसे निकालेंगे, देखो sin t को u पुट कर दो, डेरिवेटिव लो cos t dt इज इक्वल टू du, लिमिट चेंज करो, 0 है तो 0, पाई बाई 2 पे 1, तो लिमिट चेंज कर दी, ये माइनस साइन बाहर रख लिया, तो ये पुट किया हमने u, तो ये हो जाएगा u और du। इंटीग्रेट कर दो 0 to 1 माइनस 1 बाई 2, I1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर ऐसे ही I2 की वैल्यू निकाल दो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सारे का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस टी का साइन टी, कोस टी का क्या होगा माइनस साइन टी, तो वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। साइन टी का होता है माइनस कोस टी, और कोस टी का होता है साइन टी। ठीक है, तो ये माइनस तो फॉर्मूले वाला माइनस था, और ये कोस टी का हो जाएगा साइन टी। बस इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। I3 का साइन टी का होता है माइनस कोस टी, 0 to पाई बाई 2, वैल्यू पुट कर दो, तो ये जो I1 I2 I3 आए इनको जोड़ दो, आंसर आ गया। बस, तो जो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो फालतू का हो, ये बात ध्यान रख लेना। जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना पड़ेगा, एक को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक एक के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सिखा के जा रहा है।
जितने भी कॉन्सेप्ट थे वे सब एक एक एग्जांपल लेके क्लियर कर दिए हैं। बाकी प्रैक्टिस से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक, जब प्रीवियस ईयर करोगे तो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए बस इतना करना कि जितना मैंने करवाया उसको अच्छे से कर लेना, और हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। देखो भाई, अगर आपको ये लगे कि समझ नहीं आया, वैसे यहाँ पर आज साउंड्स भी बहुत थी, तो आप बता देना, नहीं तो मैं फिर ये क्लास दोबारा ले लूंगा। अगर समझ में आ जाए तो बता देना आ गया। लाइन इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल, मास एंड वर्क, यहां तक पूरा हुआ है। फिर उसके बाद हम पहले कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड्स करेंगे, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल इसी में हो जाएगा। तो अगली क्लास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड्स, यहां तक खत्म होगा। फिर एक क्लास लगेगी ग्रीन्स थ्योरम में, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद एरिया इज लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसमें भी टाइम लगेगा। तो एक क्लास इस पे, एक क्लास ग्रीन्स थ्योरम पे, 2 लाइन एरिया इज लाइन इंटीग्रल, 3 सरफेस इंटीग्रल, 4-5 क्लास लगेंगी भाई अभी। इस क्लास के अलावा 4-5 क्लास और लगेंगी। ठीक है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये क्लास मैं दोबारा करवा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।